हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज हम नेशनल इंटीग्रेशन के चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल्स स्टार्ट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अराउंड 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से? यूके से परमिट लेके, ट्रेड का परमिट लेके इंडिया आई थी। उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ पलासी, पहली बार अंग्रेज़ों के और इंडियंस के बीच में युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लीव। रॉबर्ट क्लीव के पास ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों के ट्रूप्स थे, सेनाएं थी। सरेंडर हिज डोमिनियन, किसने? सिराजुद्दौला हार गए थे और उनको अपना डोमिनियन सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। किस किस के बीच में? मीर कसीम बंगाल से थे, सोजा उद्दौला अवध से थे और मुगल एम्पायर शाह आलम II। इन तीनों की सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। ओके, और इसमें हुआ क्या था? अगेन ब्रिटिशर जीत गए थे और इन्होंने शाह आलम II ने दीवानी लगा दी थी। दीवानी इनको दे दी थी। मीन टू से दीवानी क्या था? राइट ओवर रेवेन्यू। ओके, किस किस का रेवेन्यू दे दिया था इन्होंने? बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का, तीनों जगह का रेवेन्यू के राइट्स, रेवेन्यू लेने के राइट्स किनको दे दिए थे इन्होंने? अंग्रेज़ों को। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया और इंडिया डायरेक्ट किसकी हुकूमत के अंडर आ गया? ब्रिटिश क्राउन के। ओके, 1858 से 1947 तक। अब देखते हैं 57 का रिवोल्ट क्यों हुआ, पॉलिटिकल कोजेज उनके लिए क्या क्या थे। अगर देखें, सब्सिडरी अलायंस, यानी अपनी खुद की आर्मी नहीं रखनी है। हर एक राजा को, किनको? ब्रिटिशर्स को पैसे देने हैं अपनी खुद के किले की सुरक्षा करवाने के लिए, और अगर वो पैसे नहीं दे पाए तो ब्रिटिशर्स आके उस किले पे कब्जा कर लेंगे और राजा से छीन लेंगे। ये था सब्सिडरी अलायंस। ओके, तो एक तो ये दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत क्या आई? ऐसा अवध में हुआ भी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर किसी भी किंगडम का उत्तराधिकारी वही बन सकता है जो राजा का खून है, यानी राजा का ही बेटा, उसके चाचा के, ताऊ के, या इवन वो किसी सन, अगर उसके पास बेटा नहीं है तो वो दूसरे को अडॉप्ट भी नहीं कर सकता और उसको अपना किंगडम किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स को। तो इन सब के चलते लोगों में बड़ा ही रोष पैदा हुआ, एक नफरत पैदा हुई, हेट पैदा हुई अंग्रेज़ों के प्रति। ओके, हाई रेवेन्यू, फार्मर्स के रेवेन्यू बढ़ा दिए गए थे। नो अल्टरनेटिव जॉब फॉर द, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स ने किसी किले पे कब्जा किया तो उधर से जो लोग जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई किले पे कब्जा करने, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था। तो जायज़ सी बात है कि लोगों में गुस्सा भड़कना ही था। दिस वर सम ऑफ द रीजंस। इकोनॉमिक कोजेज की अगर हम बात करें तो आर्टिसियन और क्राफ्टमैन के काम ख़त्म हो गए थे, क्योंकि यूरोप से सस्ती बनी बनाई चीज़ें इंपोर्ट होने लगी थी। ओके, यूके से। हैवी टैक्सेस थे, करप्ट और अनरिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन था। ओके, कॉन्कोमिटेंट का काम बंद हो गया था। कॉन्कोमिटेंट सहगामी, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है जो जूट उगाता है, दूसरा बंदा है उसकी कारीगरी करता है और तीसरा बंदा है जो उसको बेचता है। तो इनकी एक चेन बनी हुई थी, यानी इस चेन के बीच का कोई भी अगर बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरे के पूरे घर बेरोज़गार हो जाएंगे। इन सब को उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो बनी बनाई चीज़ें पहले से ही उधर से लेके आने लगे थे और टैक्सेस बढ़ा दिए थे, तो लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री कोजेज। मिलिट्री कोजेज की अगर हम बात करें, डिस्पैरिटी इन सैलरीज, जो यूरोपियन ट्रूप्स थे और जो इंडियन ट्रूप्स थे उनकी सैलरीज में डिफरेंस था। ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट, उनको बड़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। ओके, सिपोई वर सेंट टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ एम्पायर, उनको दूर दराज के इलाकों में पोस्ट कर दिया जाता था और एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिए जाते थे। इंडियन सिपोइज वर रिफ्यूज्ड प्रमोशन, और उनको ना ही प्रमोशन दिया जाता था अनलाइक देयर
यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, यानी उनके यूरोप के जो फौजियों को जिस तरीके से प्रमोट किया जाता था उस तरीके से इंडियन ट्रूप्स को प्रमोट नहीं किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ओके, द डिसकंटेंट लेड टू इंडियन सिपोय टू ए म्यूटिनी, उसके बाद विद्रोह हुआ इन सभी कारणों के चलते। सोशल कोजेज की अगर हम बात करें तो सोशल रिफॉर्म लुक्ड अपॉन द सस्पिशन बाय द कंजर्वेटिव सेक्शन, कि कई सारे सोसाइटी में अंग्रेज़ों ने ऐसे रिफॉर्म्स ला दिए थे जो एक कंजर्वेटिव सेक्शन है, जो कम पढ़ा लिखा सेक्शन है, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे कल्चर के साथ छेड़ाछाड़ी हो रही थी। लेकिन वो रिफॉर्म्स कुछ एक अच्छे थे, जैसे एबोलिशन ऑफ सती प्रथा को ख़त्म करना, लीगलाइजेशन ऑफ विडो मैरिज, विधवा की शादी को लीगलाइज कर देना, एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू वुमेन, वेस्टर्न एजुकेशन यानी अंग्रेजी की पढ़ाई और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पढ़ाई होती थी उनको वुमेन्स तक लेके आना। ये सब ऐसा लग रहा था, एक कम पढ़ी लिखी जो तबका था सोसाइटी का, उसको ऐसा लग रहा था कि हमारे कल्चर्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये भी एक कारण था रिवोल्ट का। द ब्रिटिश कुड नॉट एस्टेब्लिश एनी सोशल रिलेशनशिप विद द इंडियंस, वो इंडियंस के साथ कोई सोशल रिलेशनशिप बना ही नहीं पा रहे थे। ओके, तो उनके बीच का गैप बढ़ता ही जा रहा था। द रेशियल इग्नोरेंस, यानी रेसिस यानी रंग के, धर्म के, कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन और इग्नोरेंस हो रही थी, ब्रिटिशर सिर्फ हाई यील्डिंग जो फार्मर्स थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उनसे ही अच्छे से रहते थे। ओके, रूलर्स और रूल्ड के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया था उन्होंने। एजुकेटेड इंडियंस वर डिनाइड प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट टू हाई ऑफिसेस, जो एजुकेटेड इंडियन थे उनको भी प्रमोशन नहीं मिल रहे थे हाई ऑफिसेज में, ना ही पद दिए जा रहे थे। ओके, तो 1857 में रिवोल्ट शुरू कहाँ से हुआ? उस टाइम इनफील्ड राइफल्स आई थी, और जो राइफल्स में अगर आप देखोगे तो उनमें पहले बारूद आगे से डाला जाता था, तो जो कार्टेजेस के कवर थे वो ग्रीस्ड पेपर के होते थे। और ऐसी मैसेज आया बीच में कि जो एक ग्रीस्ड पेपर है, ये ग्रीस्ड पेपर काव और पिग के फैट से बना है, यानी उनके मांस से जो फैट एक्सट्रैक्ट होता है उससे बना है। और जितने भी सिपाही थे उनको वो मुंह से हटाना पड़ता था। जैसे कि हिंदूज काव को वैसे ही माता की तरह मानते हैं, और मुस्लिम ट्रूप्स थे या मुस्लिम जो हैं वो काव पिग का मीट बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, पिग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो फौजियों ने रिवोल्ट करना शुरू किया। तो जो सबसे पहले फौजी थे जिन्होंने रिवोल्ट किया, ही वॉज मंगल पांडे फ्रॉम द 34th इन्फेंट्री स्टेशन इन बैरकपुर। बैरकपुर में 34th इन्फेंट्री स्टेशन थी यानी पोस्टेड थी। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने मना कर दिया कि वो इस तरीके से फायर नहीं करेंगे, और वो मतलब वो अब काम उन्होंने अल्टीमेटली रिवोल्ट कर दिया अंग्रेज़ों की अफसरों के खिलाफ, उन्होंने काम करने से ही मना कर दिया। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उनको फांसी दे दी गई, ही वॉज हैंग्ड। तो ऐसे ही दूसरे फौजियों ने भी जब मना किया तो उनको भी सीवियरली पनिश किया गया। और जब इतने सारे शोषण बढ़ते गए फौजियों के खिलाफ, सब में एक आक्रोश, एक गुस्से की भावना पैदा हुई और एक म्यूटिनी स्टार्ट हो गई, यानी एक विद्रोह स्टार्ट हो गया। म्यूटिनी यानी फौजियों का विद्रोह। 10 मई 1857 को इन जो बागी फौजी हो गए थे उन्होंने क्या कर दिया है, ब्रिटिश ऑफिसर को, गोरे अफसर्स को मार दिया। ओके, और अपने जितने साथी जेल में बंद थे उनको छुड़ाया और एक रिवोल्ट का झंडा गाड़ दिया वहाँ पे। ओके, उसके बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने और दूसरे लोकल इन्फेंट्री यानी इन्फेंट्री पैदल सेना उनसे मिले और दिल्ली को सीज कर दिया। और जो मुग़ल एम्पायर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको भारत का राजा एम्परर डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ से रिवोल्ट बढ़ता ही गया, पूरे देश में फैल गया। जो टफेस्ट बैटल थी, जो कुछ सिग्निफिकेंट बैटल लड़ी गई इसकी, वो थी दिल्ली में, अवध में, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ और वेस्टर्न बिहार में लड़ी गई थी। सम ऑफ द वेरी खूंखार बैटल। कंवर सिंह थे जो बिहार से लड़ रहे थे। ओके, बख्त खान से दिल्ली में युद्ध किया उन्होंने। ओके, कानपुर में तात्या टोपे ने युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से युद्ध किया। तो इस तरीके से इन
दिग्गज योद्धाओं ने या फ्रीडम फाइटर्स ने अपना लोहा मनवाया और खूब डटकर युद्ध किया और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। ओके, द हिंदूज मुस्लिम जो सबसे बेस्ट पार्ट था 1857 रिवोल्ट का, इसमें हर एक धर्म के लोग इकट्ठे होके लड़े। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन था, चीज़ें पहले होती थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हर तरीके के लोग लड़े। ओके, कंधे से कंधा मिला के लड़े। और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को दर्जा दिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। तब से गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाने लगा, 1857 की क्रांति। लेकिन लगभग 1 साल बाद अंग्रेज़ों ने वापस काबू पा लिया था। हम उनको अपने देश से नहीं भगा पाए थे। क्यों नहीं भगा पाए थे? नो यूनिफाइड एक्शन एज देयर वाज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिपाही। जहाँ जिसको मौका मिल रहा था वो उधर से युद्ध लड़ना शुरू कर दे रहा था। हमने इकट्ठे मिलके अटैक नहीं किया उन पे। ओके, कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी सिपाहियों की। ओके, द ब्रिटिश हैड ए ह्यूज नंबर ऑफ फोर्सेस। ब्रिटिशर्स की फौज बड़ी थी एज कम्पेयर टू अस। न्यू ग्रुप ऑफ सोल्जर वर सेंट टू इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ क्रीमियन वॉर। जैसे ही ख़त्म हुआ तो उधर से और ज़्यादा फौजी भेज दिए इंडिया में, और सेना सिंगापुर से भी इंडिया में भेज दी गई अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए। तो फ्रेश ट्रूप्स आए, हमारे ट्रूप्स का लड़ के वैसे ही मोराल थोड़ा सा कम हो गया होगा। तो अंग्रेज़ों ने नए ट्रूप्स बुलाए और वो युद्ध जीत गए। अगेन उन्होंने हमें 1857 में फिर से हरा दिया था। ओके, दूसरे और कारण क्या थे? द सिपाही डिड नॉट हैव इम्प्रूव्ड आर्म्स। हमारे पास इम्प्रूव्ड आर्म्स नहीं थे। हमारे पास वो इनफील्ड राइफल्स थी और उस भाले से और तलवारों से लड़ रहे थे हम, जबकि उनके पास एडवांस राइफल्स थी, एडवांस वेपन थे। फर्दर लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट कुड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ सेवरल नेटिव स्टेट्स। कई सारे नेटिव स्टेट्स ने सपोर्ट भी नहीं किया था। उस टाइम लगभग 515 नेटिव स्टेट्स इंडिया में रहे हैं। ओके, एट द टाइम अप टू द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि होलकर, सिंधिया, राजपूत सरदार और कई सारे राजाओं ने, जिनके ब्रिटिशर्स के साथ अच्छी मिलती थी या अच्छा भाईचारा तो नहीं कहना चाहिए, अच्छी दोस्ती थी। ओके, तो उन राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया। और एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल वर ऑल्सो बिहाइंड द ब्रिटिश पावर। जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे भारत के, वो भी ब्रिटिशर्स के साथ थे। ओके, आफ्टर 1857 1857 के बाद क्या हुआ? यहाँ पे 57 आएगा। आफ्टर 1857 क्या हुआ? क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1 नवंबर 1858 डिक्लेयर्ड इंडिया। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया, यानी एक आदेश आया, फरमान जारी हुआ 1 नवंबर 1558 को। उसमें क्या था? डिक्लेयर इंडिया एज ब्रिटिश मोनार्क, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज उधर से ख़त्म कर दिया गया और हमें एक गुलाम के तरीके से बना लिया गया, मोनार्क बना लिया गया। यानी हमारे राजा वो हो गए कौन? ब्रिटिशर्स, और हम उनके क्या हो गए? मोनार्क। ओके, और वो मोनार्क कौन होगा? ब्रिटिश मोनार्क थ्रू ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनको अब किसका पद दे दिया गया? वाइसरॉय का। ये कौन थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे। ओके, जिनको यूके से डायरेक्ट इधर डिप्लॉय किया गया था। तो यानी हुआ क्या? क्वीन विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हटा के खुद का राज ले आए। वो खुद का साम्राज्य हमारे ऊपर स्थापित कर लिया गया। क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस बनी भारत की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी गई हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करने के लिए। ओके, ब्रिटिश गेव देयर सपोर्ट टू द लॉयल प्रिंसेस, जमींदार्स एंड लोकल शेफ चीफ्स, बट नेग्लेक्टेड द एजुकेटेड पीपल एंड द कॉमर्स। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि सपोर्ट टू द लॉयल प्रिंसेस, जमींदार्स और जो लोकल चीफ थे, उन सबको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। वो करते क्या थे? पहले
किसी भी कुछ भी डील करके, अगर किसी भी उनको झांसे में बहला फुसला के पहले इनको काबू करते थे, किनको, प्रिंसेस को, जमींदार्स को और लोकल चीफ को। फिर ये जो आम जनता को परेशान करते थे या उनसे जो भी करवाना होता था, टैक्स बढ़वाना है, टैक्स कलेक्ट करना है, वो सब काम फिर ये किया करते थे, ना कि अंग्रेज डायरेक्ट करते थे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी का जो पार्ट है इसका और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके पास अपने ग्रुप के या डायरेक्टरेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, देन प्लीज़ mail me on nccindianarmywing@gmail.com, or you can visit my blog also, armywingscc.blogspot.com.